सुबह जब सूरज की रोशनी जमीन को छूती है तब वो रात के अंधेरे को दूर भगाती है। पृथ्वी के साथ इंसान के जीवन में भी उजाला लाती है, जैसा कि आज सेंट लूसी पोर्ट यानी बंदरगाह यानी वो स्थान जहाँ से नाव या स्टीमर वगैरह समुद्र यात्रा पर जाती है, पर था सूरज की रोशनी जबरदस्त थी। पोर्ट पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना है जिस पर बैठकर एक आदमी ने मछली फंसाने वाला कांटा पानी के अंदर डाल रखा है और इंतजार कर रहा है। अपने संभावित नाश्ते का सिर पर है और जैकेट से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जहाज का कप्तान हो जिस पर उसका नाम लिखा था मैकमिलन। अभी अपनी फिशिंग का मजा ले ही रहा था कि उसकी नजर पोर्ट से कुछ दूर खुले समुद्र में एक नाव पर गई। उस पर लिखा था एसएस औरंग मैदान। ये नाम पढ़कर उसका गला सूख गया, उसकी आंखें फैल गई, उसके हाथ से फिशिंग रोड नीचे गिर गई। वो इतना घबराया हुआ था कि उसका शरीर ढेर सारे पसीने छोड़ रहा था। वो तुरंत उठा और अपने कपड़े के अंदर से फोन निकाला और अपने से एक बड़े अधिकारी को फोन लगाया, पर घबराहट इतनी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैकमिलन सर, मैं मैकमिलन सर, मुझे वो दिखा आज। अधिकारी, क्या दिखा तुम्हें मैकमिलन? मैकमिलन सर, मैंने अभी अभी सेंट लूसी पोर्ट से कुछ दूरी पर औरंग मैदान को देखा। अधिकारी लगभग चिल्लाते हुए, तुम पागल हो गए क्या? वो शिप कैसे नजर आ सकती है? वो तो घबराहट हावी हो गया अधिकारी पे। 1948 में डूब चुका है। ये नामुमकिन है। तुमने सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? मैकमिलन ने, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अभी अभी उसे अपनी आंखों के सामने देखा है। उसने पोर्ट के उस तरफ नजर दौड़ाकर देखा कि वो शिप अभी भी है या नहीं। वो अभी भी यही है और बहामास की ओर जा रही है, पर उसकी रफ्तार बहुत धीमे है। अधिकारी, अगर ये वही एसएस औरंग मैदान है जो 1948 की फरवरी या मार्च में डूब गया था, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, पर ध्यान रहे अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी नौकरी गई। कुछ ही देर में अधिकारी सेंट लूसी पोर्ट पर पहुंच गए और जब वो भी उस लकड़ी के पुल पर पहुंचे तो दंग रह गए। शायद उन्होंने लाइफ में इससे ज्यादा चौंकाने वाली चीज नहीं दिखी होगी। ये था एसएस औरंग मैदान, जो उनसे कुछ ही मील की दूरी पर बड़े शान से तैर रहा था। अधिकारी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने कनखियों से मैकमिलन की तरफ देखा जैसे वो जानना चाहते हो कि क्या ये सच है, और मैकमिलन भी कनखियों से अधिकारी की तरफ देखकर मानो यही कह रहा हो कि हाँ सर, एसएस औरंग मैदान वापस आ गया है। अधिकारी ने मैकमिलन को एक बोट तैयार करने को कहा, पर मैकमिलन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैकमिलन एसएस औरंग मैदान की कहानी जानता था, पर अधिकारी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। हालांकि मैकमिलन जाना नहीं चाहता था, पर अपने बड़े अधिकारी के बात को टाल भी नहीं सकता था। वो अनमने ढंग से वहां से गया और एक बोट लेकर आया जिसमें एक साथी नाविक भी था। अधिकारी को हाथ देकर बोट पर बिठाया और बोट को तेजी से एसएस औरंग मैदान की ओर मोड़ दिया। रास्ते में अधिकारी ने पूरी घटनाक्रम को बताने को कहा। मैकमिलन ने बताया कि कैसे उसने मछली पकड़ने के दौरान उस जहाज को देखा। उस जहाज को दोनों ने अपनी निगाहें एसएस औरंग मैदान पर लगा दी। वो अब भी पानी में बड़ी शांति से चल रही थी। कुछ ही समय में उनकी छोटी सी बोट एसएस औरंग मैदान के करीब पहुंच गई। मैकमिलन ने बोट की रफ्तार को स्थिर किया ताकि दोनों नाव साथ साथ चल सके। मैकमिलन ने साथी नाविक को इसी रफ्तार पर चलाने को कहा। अधिकारी और मैकमिलन एसएस औरंग मैदान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी छोटी से बोट को तेजी से झटका लगा और वो दोनों उछलकर मैदान पर गिरे और बोट और उस आदमी के एसएस औरंग मैदान
के अचानक नीचे आ जाने से टुकड़े टुकड़े हो गए। बोट के टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि उन्हें लगा कान के पर्दे फट जाएंगे। दोनों को उस नाविक की मौत पर दुख था, लेकिन जब उन दोनों ने मुड़कर मैदान को देखा तो उनकी सांसें अटक गई। इसके डेक पे चारों तरफ कुर्सी और मेज करीने से लगे हुए थे, सब पर कपड़ा लगाया गया था। पर अचानक मैकमिलन को एहसास हुआ कि मेजों के नीचे कुछ है, और जब उसने मेज का कपड़ा हटा के नीचे देखा तो उसकी खौफ के मारे चीख ही निकल गई और हड़बड़ाकर पीछे की ओर गिर गया। अधिकारी ने कई मेजों से कपड़े हटाए और फिर उन्हें जो दिखा वो डर पैदा करने के लिए काफी था, क्योंकि उन्हें मेजों के नीचे कपड़े पहने हुए कंकाल मिला, इंसानों का कंकाल। वो चारों तरफ भय से देख रहे थे कि तभी मैकमिलन को एक छोटे कंकाल के हाथ में डायरी मिली, जिसके पन्ने लगभग गिले थे। उसे खोला, उसमें लिखा था एलिस की डायरी और साल छपा था 1948 फरवरी। इस डायरी में शायद उस रात के राज हो सकते हैं। ये सोचकर मैकमिलन ने पढ़ना शुरू किया। अध्याय 1। निमंत्रण। मेरा नाम एलिस है और ये डायरी मेरी है। ये मुझे मेरी दादी ने बर्थडे में गिफ्ट दिया था। इसमें मैं हर वो चीजें लिखूंगी जो मुझे अच्छी लगेगी। जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था जब मुझे ये खुशखबरी मिली। जब मैं स्कूल से दौड़ते हुए घर पहुंची तो देखा बेडरूम में मेरे मम्मी और डैड बात कर रहे थे। मैं दौड़ते हुए पापा के पीछे पहुंची और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। वो मुझे देखते ही खुश हो गए और मुझसे कहा कि एक खुशखबरी है। मैंने पूछा क्या है, तो मम्मी ने बताया आज सुबह कोई हमारे घर निमंत्रण पत्र दे गया है। समुद्र की यात्रा का ये जहाज कोई एसएस औरंग मैदान नाम का है जो नीदरलैंड में बना है। वो बहामास की यात्रा पर निकला हुआ है और हमें अगले हफ्ते यानी फरवरी के 5 को हमें सेंट लूसी पोर्ट पर बुलाया है। मैं खुशी से झूम रही थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कल ही मैंने कहीं पापा से कहीं बाहर घुमाने की जिद की थी और आज ये खबर। कसम से मैं बहुत खुश हूँ और अभी से तैयारी शुरू करने की सोच रही हूँ। अभी मैं तैयारी के बारे में सोच ही रही थी कि मुझे टेड का ख्याल आया। टेड मेरा छोटा और शरारती भाई है और वो जबरदस्ती के चुटकुले सुना लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, पर जब कोई नहीं हंसता तो वो लड़ाई शुरू कर देता है और मुझे उसकी इसी आदत से सख्त नफरत है। मैं नहीं चाहती कि टेड भी हमारे साथ सी ट्रिप पर आए, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से कहने लगी कि प्लीज टेड को ना ले जाए, वो बहुत शरारतें करेगा। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे समझाया कि टेड यहाँ अकेले नहीं रह पाएगा, इसलिए टेड भी हमारे साथ ट्रिप पर चलेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया पर मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मेरा परिचय तो रह ही गया। मेरा नाम एलिस है और मैं 11 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। हालांकि टेड 9 साल का है पर वो खूबसूरत नहीं है। मैं और मेरा छोटा सा परिवार फ्लोरिडा के एक छोटे से शहर ओरलैंडो, जिसकी काउंटी है ऑरेंज, में रहते हैं। यहाँ की गलियाँ बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के रहने वाले लोग भी। मुझे सभी से मिलने में बहुत खुशी होती है। मुझे पड़ोस वाली मार्ली आंटी बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे हर बर्थडे पर एक बढ़िया ड्रेस दिया करती है और इस बार इस ट्रिप पर मैं उसे ही पहनूंगी। टेड पागल है, मुझे नहीं लगता उसके पास मेरे जैसी कोई अच्छी ड्रेस होगी और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, पर वो काम क्या करते हैं मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुझे उनके काम से कभी कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उनके पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं होता। इसलिए मैं उनसे नाराज हो जाया करती थी और फिर मुझे मनाने के लिए ढेर सारी गिफ्ट लाया करते। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, इसका असली मतलब बाद में पता चला हुआ यूं कि जब मार्ली आंटी ने एक बार मेरी मम्मी को कहा कि आप हाउसवाइफ है तो मुझे लगा मम्मी को कोई गंभीर बीमारी है और मैं रोने लगी। फिर मम्मी ने समझाया कि हाउसवाइफ का मतलब घर पर रहने वाली महिला होता है। मैं शांत हो गई, पर अगले कई हफ्तों तक टेड मुझे इसी नाम से चिढ़ाता रहा और वो तभी शांत हुआ जब पापा ने उसको खूब डांटा। कसम से टेड को डांट खाते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज खिड़की पर लगे पर्दों से खेलते हुए सोचती कि पता नहीं कैसा होगा जहाज का सफर। कैलेंडर से तारीखों को एक एक कर काटने लगी ताकि मुझे ज्ञात रहे कि अभी ट्रिप पर जाने में कितना समय है। मम्मी ने नई ड्रेस, ज्वेलरी और न जाने क्या क्या खरीदा और पापा ने भी घड़ी,
शर्ट पैंट वरीदा। बाद में मम्मी ने बताया कि वो शर्ट पैंट नहीं टक्सीडो है। कितना अजीब नाम है, पर उतना अजीब नहीं लगा जब पापा ने पहन कर दिखाया। वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हम सभी ने आखिरकार पैकिंग पूरी कर ली। टेड के लिए भी कपड़े आ गए। मुझे अच्छा नहीं लगा ये देखकर, हालांकि मेरे लिए भी बहुत अच्छी ड्रेस आई। फिर भी अगली सुबह मम्मी पापा दोनों ने अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और दोपहर तक हम सभी तैयार हो गए। पापा टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे और मम्मी भी लंबे गले वाला बड़ा सा महंगा गाउन पहना, उसके साथ एक बड़ा सा मोतियों का हार। मेरा छोटा भाई टेड भी अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा दिखने लगा और मेरे लिए प्रिंसेस सिंड्रेला जैसी ड्रेस आई थी। फिर जब चलने का समय हुआ तो हम सभी जल्दी से टैक्सी में आके बैठे। मैं, टेड और मम्मी पीछे बैठे थे और पापा आगे। मैंने चलते वक्त अपनी डायरी को भी साथ ले लिया था ताकि जो भी वहाँ देखूं सब लिख लूं। बाद में जब स्कूल जाऊंगी तो अपने साथी सहेलियों को खूब जलाऊंगी। मैंने चलती गाड़ी से अपने घर को देखा और फिर आराम से यात्रा का आनंद लेने लगी, पर काश मैं आराम से यात्रा का आनंद ले पाती। टेड इतने बुरे बुरे चुटकुले सुना रहा था कि दिल कर रहा था कि इसे अभी खिड़की से बाहर फेंक दूं। किसी तरह 1 घंटे झेला, पर ये जानकर खुशी हुई कि अब इसे नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम पोर्ट पर पहुंच गए थे। अध्याय 2। SS औरंग मैदान। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पोर्ट देखा था। चारों तरफ नाव ही नाव। टेड तो रुचि के मारे पागल हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी शिप पर जाना चाहता था। हम सभी टैक्सी से उतरे और अपना अपना सामान लेकर पोर्ट के अंदर पहुँचे। वह देखा एक बहुत बड़ी सी जहाज सजा धजा कर खड़ी की गई है। वो बहुत बड़ी थी, हमारे घर के ऊंचाई से भी ऊंची और बहुत लंबी भी। मैंने देखा जहाज के पास खड़े एक अंकल को पापा कुछ टिकट जैसा दिखा रहे थे। ये शायद वही निमंत्रण पत्र होगा जो पापा को मिला था। वो दिखाकर ही शायद हमें अंदर जाने की अनुमति मिले। जब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे तभी मैंने जहाज पे SS औरंग मैदान लिखा देखा। मुझे समझ नहीं आया कि कोई भी ऐसा अपने जहाज का नाम क्यों रखेगा। एकदम अजीब सा। पापा ने मेरी नजरों को ध्यान से देखा और समझ गए कि मैं क्या देख रही है। उन्होंने बताया कि औरंग का मतलब इंडोनेशिया में आदमी या इंसान होता है और मैदान इंडोनेशियन आइलैंड का सबसे बड़ी सिटी है, तो इसका अर्थ निकला मैदान का इंसान या मैदान का आदमी। पापा ने बताया कि उन्हें इस नाम पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर ये जहाज नीदरलैंड लैंड में बना है तो जिक्र इंडोनेशिया का क्यों है। पर सच्चाई ये है कि मुझे पापा की कोई भी बात समझ नहीं आई। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे ये नाम पसंद नहीं आया। सीढ़ियां एक दरवाजे पर खत्म हुई। दरवाजे से अंदर गए तो देखा एक अंकल यहाँ भी खड़े दिखे। उन्होंने पापा से कुछ मांगा। उन्होंने देखा और अपने साथ चलने का इशारा किया। मेरे लिए ये सब एकदम नया था। मैं और टेड साथ साथ चल रहे थे। हमसे आगे मम्मी और पापा और वही अंकल थे। अब हम संकरे से गलियारे से निकल रहे थे। देखा एक सीढ़ी और है जो ऊपर ले जा रही है, शायद छत पर ले जा रही हो। पर हमने देखा कि अंकल और आगे बढ़ गए और फिर एक जगह रुक गए। उन्होंने चाबी से एक दरवाजा खोला और हम लोग अंदर चले गए। अंदर का नजारा अजीब था। बहुत छोटा कमरा जिसमें 4 बेड थे, 2 दाएं ऊपर नीचे और 2 बाईं तरफ। बीच में एक बड़ा सा मेज जिसके बगल में फोल्डिंग वाली 4 कुर्सी रखी थी, यानी ये खाने का टेबल था, और बेड सोने के लिए और बाथरूम याद आते ही मेरा दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि यही एक चीज थी जो मैं टेड के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। पापा ने बताया कि इसे केबिन बोलते हैं और हर केबिन के साथ एक बाथरूम साथ में रहता है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक दरवाजा दिखाई दिया। मैंने उसे खोला तो पाया कि ये एक बाथरूम है। हद हो गई। मुझे रूम और बाथरूम दोनों टेड के साथ शेयर करना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं वापस घर चली जाऊं। फिर ध्यान आया कि न तो मेरे पास पैसे हैं और न ही पता घर कैसे जाऊंगी। मैंने घर जाने का इरादा छोड़ा और अपने कपड़े बदलकर पापा के साथ केबिन से बाहर निकली और फिर जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जाने लगे। हमें वही सीढ़ियां मिली छत पर जाने वाली। पापा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। मैं भी पीछे पीछे जाने लगी। मुझे लगा छत पर पापा क्यों जा रहे हैं।
पर जब मैं छत पर पहुंची तब मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। दरअसल जिसे मैं छत समझ रही थी वो छत जैसा ही था, बस बहुत ज्यादा खुला हुआ था। ढेर सारी टेबल लगाई गई थी जिसे किसी महंगे कपड़े से ढका गया था, शायद गंदगी से बचाने के लिए। मम्मी भी तो ऐसा ही करती है, सोफे को गंदा होने से बचाने के लिए उस पर पन्नी डाल देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं देख के दंग रह गई। चारों तरफ खूबसूरत लाइटें जल रही थी, कई अंकल काम कर रहे थे, पर अजीब बात है सभी ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। पापा ने बताया उन्हें नाविक या सेलर कहते हैं और वो सभी एक कप्तान का हुक्म मानते हैं। कप्तान ही जहाज चलाता है और लोगों को सही सलामत उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। मेरे पल्ले इस बार भी कुछ खास नहीं पड़ा सिवाय इसके कि कप्तान जहाज चलाता है। अभी मैं और पापा बात ही कर रहे थे कि एक नाविक अंकल आए और हमें नीचे जाने को कहा, क्योंकि उन्हें कम से कम 50 लोगों के लिए इस डेक को तैयार करना था। मुझे अंकल की बात सुनकर झटका लगा। मुझे लग रहा था कि सिर्फ हमें ही बुलाया गया है, पर अंकल कह रहे हैं कि लगभग 50 और लोगों को भी बुलाया गया है। ओफो, मैं ईश्वर से मनाने लगी कि उन 50 लोगों में कोई भी मेरा दोस्त न हो। मैं और पापा नीचे आ गए और वापस केबिन में जाने लगे। तभी मुझे वही अंकल दिखे जो हमें हमारे केबिन तक छोड़ने आए थे। जो वो मेरे बगल से गुजरे तो पापा ने उनसे पूछ लिया कि ये जहाज कब तक चलेगा, तो अंकल ने कहा करीब 10 बजे तक, जब सभी मेहमान आ जाएंगे। उफ, रात के 10 बजे, अभी तो उसमें 2 घंटे हैं, हम तब तक क्या करेंगे। मैं और पापा अपने रूम में पहुंचे तो देखा कि टेड बाईं तरफ की सबसे ऊपर वाली बेड पर कब्जा जमा चुका है। मैंने आव न देखा ताव अपनी डायरी निकाली और दाएं तरफ की ऊपर वाली बेड पर कब्जा जमा लिया। अब टेड का उतरा हुआ मुंह देखने लायक। वो सोच रहा था कि मैं उससे मिन्नतें करूंगी जगह छोड़ने को। हम्मा, मैं क्यों करूं उससे मिन्नतें। मैंने देखा पापा मम्मी को कुछ समझा रहे हैं। मैंने कनखियों से टेड की ओर देखा। वो अपनी छोटी सी कार से खेल रहा था, पर आज वो उतना खुश नहीं दिख रहा था जितना अक्सर खेलते वक्त रहता है। मैंने डायरी खोलकर आज के बारे में लिखना शुरू किया। जो देखा, जैसा जैसा याद आता जा रहा था, सब कागज पर उतार दिया। डायरी पर लिखते लिखते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी नींद रात के वक्त तब खुली जब एक कानफोड़ू शोर हुआ। वो आवाज इतनी तेज थी कि लगा कहीं बम फटा हो। पापा मम्मी को बता रहे थे कि ये हॉर्न था जैसे गाड़ियों में होता है, वैसा ही इसका मतलब ये है कि ये जहाज चलने को तैयार है। अभी पापा की बात सुन ही रही थी कि एक झटका लगा और ऐसा लगा कि ये कमरा चल रहा है। मैं समझ गई कि जहाज चलने लगा है और अब ये बहामास पहुंचकर ही रुकेगा। अभी मैं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पापा ने दरवाजा खोला। वो एक सेलर अंकल थे। पापा से कुछ कहा और चले गए। पापा ने दरवाजा बंद कर दिया और मम्मी से कहने लगे कि हमें ऊपर बुलाया है, वहाँ कोई दावत चल रही है, बच्चों को जगा लो। दावत का नाम सुनते ही मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने बगल में देखा टेड भी सो रहा था। मैं तेजी से उठी और तैयार होने लगी। टेड को पापा ने जगा दिया, जबकि मैं सोच रही थी कि वो सोता ही रहे और मैं सब अच्छी चीजें चट कर जाऊं। आखिर टेड भी थोड़ी देर में तैयार हो गया। हम सभी नए कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकले। पापा ने रूम को लॉक किया, फिर हम साथ में चलने लगे। चलते हुए हम सभी डेक पर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुँचे और उस पर चढ़कर ऊपर जाने लगे। सबसे ज्यादा खुश मेरा भाई टेड हो रहा था। अध्याय 3, शाम की दावत। जब मैं डेक पर पहुंची तो ऐसा नजारा देखकर दंग रह गई। करीब 40 से 50 लोग आए हुए थे। कुछ लोग टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठे थे, कुछ लोग टहल घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर आज शाम का डर एक भी फिर मुझ पर हावी हो गया कि कहीं मेरा कोई दोस्त यहाँ न आया हो। हालांकि टेड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पापा का हाथ छोड़कर एक तरफ भाग लिया। मम्मी आवाज देती रही कि इधर आ जाओ, पर वो गायब हो गया भीड़ में कहीं। पापा ने मम्मी से कहा कि चिंता मत करो, वो जहाज से उतरकर कहीं नहीं जा पाएगा। फिर सभी घूमने लगे, एक दूसरे से परिचय करने लगे। मैं तो लोगों से मिलकर तंग आ गई थी, इसलिए मैं भी धीरे से वहां से भाग निकली और खाने के टेबल पर पहुंच गई। उफ, ऐसे आइटम देखकर मुंह में पानी आ गया। मैंने झटपट एक प्लेट निकली और सभी अच्छी दिख रही आइटम को प्लेट में डाला और एक तरफ होकर खाने लगी।
अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि मुझे टेड दिखाई दिया। वो एक लड़की से बात कर रहा था और अपने नाक पर हाथ से छेद बनाकर दिखा रहा था। मैं समझ गई कि टेड अपना सड़ा हुआ जोक सुना रहा होगा, जो कि कुछ ऐसे था। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि क्या तुम एक छेद के अंदर 2 छेद डाल सकते हो? दूसरे ने कहा नहीं। तब पहले दोस्त ने अपने एक हाथ की पहली उंगली को अंगूठे से जोड़कर एक गोला बनाया और फिर उसे अपने नाक पर रख लिया। हो गया एक छेद के अंदर 2 छेद। मम्मी इस जोक पर खूब हंसी थी, पर मुझे इसमें हंसने वाली कोई बात नजर नहीं आई। जिस तरह मैं पागल हो जाती हूँ वो बेचारी लड़की भी हो जाएगी। पर मैंने जब उसे टेड के सड़े हुए जोक पर हंसते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई और एक कोने में खड़े होकर खाने लगी। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि पार्टी में मुझे कुछ लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। अभी इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती मुझे पापा मिल गए और मुझे जल्दी से टेड को लेकर नीचे जाने को कहा। मैं पूछ पाती कि ऐसा क्यों करूँ, तब तक पापा ने कह दिया कि जल्दी करो, यहाँ एक दुर्घटना हो गई है, मैं मम्मी को लेकर आता हूँ। मैंने किसी तरह टेड को खोजा और नीचे लेकर रूम में आ गई, पर टेड मुझसे बहुत नाराज था, इतना ज्यादा नाराज कि मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि मैं उसे जबरदस्ती नीचे लाई हूँ। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि पापा ने उसे नीचे लाने को कहा, वो भी तब जब वो कोई शरारत नहीं कर रहा था। हमारे बीच अभी बहस चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो देखा पापा और मम्मी दोनों थे। वो दोनों घबरा रहे थे। मम्मी मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और फिर टेड को भी, और फिर बिना कोई बात कहे हमें सोने जाने के लिए कह दिया गया। मैं मन मारकर अपने बेड पर सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए मैंने सोने का नाटक किया और कान लगाकर मम्मी पापा की बातों को ध्यान से सुनने लगी, पर चारों तरफ चुप्पी थी। थोड़ी देर में अचानक पापा की दबी सी आवाज सुनाई दी कि कप्तान को किसी ने मार दिया है और अब वाइस कप्तान इस जहाज को चला रहे हैं। पर कप्तान कैसे मारा किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उनके शरीर पर न तो कोई जख्म था और न ही किसी हथियार का निशान। तो उनकी जान गई कैसे? पर इतना पता है कि जहाज जल्द से जल्द वापस मुड़ जाएगा। मेरा दिमाग भी घूम गया कि पापा की बात सही है कि कप्तान के मरने के बाद ये जहाज वापस वही पहुंच जाएगा जहां से आया है। मुझे कप्तान के मरने का दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी यात्रा का अचानक खत्म होने का भी दुख है। दिल तो कर रहा है कि जिसने भी कप्तान को मारा है उस जहाज के बाहर फेंक दूं। हम मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। अभी मैंने सोने की शुरुआत की ही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पापा ने सहमे हुए हाथों से दरवाजे को खोला। उन्हें बाहर एक सेलर दिखा। उसने पापा को कुछ हड़बड़ी में बताया और तुरंत वह से एक तरफ भाग लिया। पापा ने दरवाजा बंद किया और मम्मी से बोले कि एक और बुरी खबर है। इस सेलर का कहना है कि जहाज में कोई कातिल घुस आया है जो पैसों और जेवरों के लिए लोगों को मार रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने को कहा गया। एक और बुरी खबर, अब क्या होगा? वो कितने लोग होंगे और क्या वो हमें भी मार देगा? उफ, कितनी सारी बातें दिमाग में घूम रही थी जो मुझे बेचैन किए दे रही थी। मेरे लिए रात काटना कितना मुश्किल हो रहा था। मैंने धीरे से टेड की ओर देखा। वो मजे से सो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ क्या क्या हो गया है। मम्मी और पापा थोड़ी देर में सो गए, पर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं पूरी जागती रही। सुबह के 5 या 6 बजे होंगे जब पापा की नींद खुली और वो दबे पांव बाहर निकले बाहर के हालत जानने के लिए। करीब आधे घंटे बाद जो वो वापस केबिन में आए तो उनके चेहरे पे सदमे का भाव था। उन्होंने आकर मम्मी को उठाया और उन्हें बताया कि कल रात सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि कुछ और लोगों की भी जान चली गई है। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर क्रू मेंबर थे, पर एक चीज जो सभी में एक समान थी वो थी मौत की वजह। सभी के शरीर अजीब तरह से अकड़ गए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी। ऐसा लग रहा है जैसे सदमे में मर गए हो। ये काम किसी संकी कातिल का नहीं हो सकता था, ये काम किसी और चीज का था।
ये मैदान की यात्रा शुरू करने के अगला दिन था। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। कोई भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कातिल कोई भी हो सकता है। पापा के कहने पर किसी तरह मैंने और टेड ने नाश्ता किया। हालांकि टेड अब भी पहले की तरह मस्ती कर रहा था, जैसे उसे किसी बात से कोई मतलब ही न हो, और उसकी इस आदत पर मुझे भी गुस्सा आ रहा था। पापा बता रहे थे कि क्रू मेंबर और हम लोगों को मिलाकर कम से कम 70 लोग थे, और कल रात 6 लोगों की मौत हुई। एक कप्तान, 4 क्रू मेंबर और एक यात्री। कई लोग कप्तान के केबिन में जाकर वाइस कप्तान से ये गुजारिश कर चुके हैं कि जहाज को वापस मोड़ लिया जाए। वाइस कप्तान ने पूरी कोशिश की जहाज को घुमाने की, पर जहाज को घुमाने वाला व्हील सिस्टम खराब हो चुका है। ऐसे में सिर्फ पतवार से ही काम लिया जा सकता है। कई लोगों ने पतवार से जहाज को घुमाने की कोशिश की, पर जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पतवार किसी भी काम नहीं आया, उल्टा वो टूट गया। वाइस कप्तान ये कहकर लोगों को हौसला दिला रहे थे कि ये जहाज आखिरकार जाएगा तो बहामास ही, चिंता न करे, वहां पहुंचकर जहाज को रोक लिया जाएगा। पर लोगों की चिंता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और चिंता खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि इस जहाज पर एक अनजान कातिल है। पता नहीं क्यों लोगों को मार रहा है। बड़ी मुश्किल से लोगों का वक्त गुजर रहा था। अपने परिवार की चिंता सभी के चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब अपने साथ घट रही घटना के कारण मजबूर थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी पापा ने एक पहल की। उन्होंने कहा कि आइए एक दूसरे से जान पहचान कर ले, ताकि अगर मुसीबत आए तो एक दूसरे की मदद कर सके। पापा की बात लोगों ने सुनी। कुछ देर तक रुकने के सभी आपस में जान पहचान करने लगे। उन्होंने सबसे उनके घर का पता पूछा। सभी फ्लोरिडा के निकले। हालांकि स्थान अलग अलग है, कोई फोर्ट मायर्स का था, कोई की वेस्ट का, तो कोई ब्रिस्टल। जिस यात्री की कल मौत हुई वो मियामी का था। पर क्या ये केवल एक संयोग हो सकता है कि सभी यात्री फ्लोरिडा से ही हो? पापा ने और कुछ जानने की कोशिश की, जैसे कहाँ काम करते हैं, शौक क्या क्या है, पर उन्हें कोई भी ऐसा सुराग का पता नहीं चला जिससे पता चले कि ये हत्या क्यों की जा रही है। पापा और मैं साथ में वापस केबिन में आए और आराम करने लगे। असल में पापा कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हर हाल में कातिल को पकड़ना चाह रहे थे। कातिल को पकड़ना तो मैं भी चाहती हूँ, पर कैसे? जिसे आप जानते न हो, कभी मिले न हो, उसे आप चंद सुरागों से कैसे खोजेंगे? मैंने अपनी डायरी बाहर निकल ली और उस पार आज जो घटना घटी वो लिखने लगी। अभी मैंने लिखना शुरू ही किया था, पापा अचानक उठ खड़े हुए और जल्दी से बाहर की ओर निकल गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि पापा इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए हैं। मैंने अपना ध्यान फिर से डायरी लिखने में लगाया। अभी 2 से 4 लाइन लिखी होगी कि तभी दरवाजा खुल गया। मैंने देखा दरवाजे से मम्मी और टेड अंदर आ रहे हैं। वो काफी परेशान और चिंतित लग रहे थे। टेड आते ही मुझसे पूछा कि पापा कहाँ है। मैंने भी कह दिया कि वो कब का बाहर चले गए हैं। मम्मी की चिंता और बढ़ गई। वो परेशानी में कमरे में टहलने लगी। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने खोला। दरवाजे पर पापा थे। वो तेजी से अंदर आए और मम्मी से धीरे से कहा कि कातिल ने उन 6 लोगों को क्यों मारा। पापा की बात सुनकर मम्मी की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने इशारे से कहा बच्चे अभी भी जाग रहे हैं, पर पापा ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने मम्मी को बताया कि कातिल सिर्फ उन्हीं को मार रहा है जिनका जन्मदिवस 13 जुलाई को पड़ता है। ये खबर सुनकर मम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। पर 13 ही क्यों? मम्मी के पूछने पर पापा ने बताया कि ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जहाज पर मौजूद सभी लोगों के जन्मदिवस को एक कागज पर लिख लिया और मैंने पाया कि 13 जुलाई वालों की ही हत्या हो रही है। मम्मी ने पूछा और कितने हैं 13 जुलाई वाले? तो पापा ने दबी जुबान में कहा लगभग सभी। अध्याय 4। कातिल कौन? पापा ने ये बात सभी को बता दी कि जो कातिल है वो सिर्फ 13 जुलाई के जन्मदिवस वालों को मार है। ये खबर सुनकर 13 जुलाई वाले जितने भी लोग थे सब सदमे में आ गए। पापा ने कई लोगों को मिलकर एक टीम बनाई जिनका काम 13 जुलाई वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। पहले तो कोई तैयार ही नहीं हुआ, पर जब पापा ने उन्हें समझाया कि हो सकता है वो अपना इरादा बदल दे और सब लोगों को मार दे, इसलिए उसे पकड़ने में मदद करिए। रात के 8 बजते ही जिन लोगों का जन्मदिवस 13 को नहीं था वे सभी ड्यूटी पर आ गए और 13 जुलाई वाले लोगों के कमरे के सामने पहरा देने लगे।
धीरे धीरे रात गहराने लगी और पहरा दे रहे लोगों को नींद आने लगी। पापा को भी लगने लगा कि शायद उनका सोचना गलत था और अब वो कातिल उन्हें नहीं मारेगा। लेकिन तभी हमला हो गया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, वो भी क्रू मेंबर में से एक था। जांच पड़ताल करने पर पता चला वो संकी कातिल था, एक साइको किलर जो सिर्फ 13 तारीख वालों को खोज खोज कर मार रहा था, क्योंकि एक वकील ने उसे जेल में डाला था। पर एक एक्सीडेंट में वो उसका नाम भूल गया था, सिर्फ उसका जन्मदिवस ही याद था। इसलिए उसने सभी को बुलाया जिनके 13 जुलाई को बर्थडे आता है। लेकिन वो किसी को जान से मार ही नहीं पाया, क्योंकि वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था और वो ये भी नहीं जानता कि ये खून किसने किए। शायद उस भूत ने जो यहाँ रहता है। सभी उसे मार पीट कर बांध ही रहे थे कि तभी एक धुंध सी आई और पूरे कमरे में फैल गई और उस आदमी का शरीर अकड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर लोग सहम गए। तभी उस कमरे के कोने से और ढेर सारी धुंध निकली और पूरे जहाज को अपने आगोश में ले लिया। सबसे पीछे खड़ा क्रू मेंबर तेजी से भागता हुआ कप्तान के केबिन में घुसा और इमरजेंसी का संदेश अपने सीनियर के पास भेजा। लेकिन जब तक कोई मदद आती तब तक सब खत्म हो चुके थे। उस धुंध ने सबको निगल लिया था। मैकमिलन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या किया जाए कि तभी उसे एक पुलिस रिपोर्ट की याद आई जिसमें लिखा था कि जांचकर्ता ने 2 दिन उस जहाज को खोज लिया था। उन्हें तब भी कोई भी जिंदा नहीं मिला था। लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो वो कहीं नहीं मिला, कहीं जिक्र नहीं मिला। औरंग मैदान का नीदरलैंड में भी नहीं। पुलिस अधिकारियों को जांच में ये पता चला कि शायद जहाज में कोई ऐसा केमिकल होगा जो अचानक फैल गया होगा। अभी वो सोच ही रहा था तभी उसे जहाज के नीचे धमाके होने की आवाज सुनाई दी और इसके पहले कोई कुछ कर पाता जहाज एक बार फिर से डूब गया। मैकमिलन और उसके अधिकारी को लेकर मोरल अनजान निमंत्रण पत्र पर कभी प्रतिक्रिया न करे, ये जानलेवा हो सकता है।